हेलो एवरीवन। हमने 2016 का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें 1 से लेके 37 तक के क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम 38 से लेके 75 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन पेसेनिटी मॉडल ऑफ द ग्रोथ द इंटरप्ले अमंग द वेरिएबल इज क्रूशियल, यानी कि पेसेनिटी मॉडल के ग्रोथ में कौन से वेरिएबल ज़्यादा क्रूशियल हैं। तो पेसेनिटी एक बहुत ही स्पेशलिस्ट है स्पेशली थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और पेसेनिटी ने करेक्ट किया था कैल्डोर के मॉडल को, और उन्होंने एक तरीके से बताया था कि किस तरह से कैल्डोर के मॉडल में जो गलतियां हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश की थी। इन्होंने प्रॉफिट रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक रिलेशनशिप को बताया था अपने मॉडल में। और ये जितने भी प्रॉफिट रेट हैं, इकोनॉमी जो डिपेंड करती है वो सिर्फ ग्रोथ रेट पे करती है और कैपिटलिस्ट पे, जो कि इन्होंने बाद में ये सारी चीज़ें तो इन्होंने बात की, और बाद में इन्होंने बहुत ही एक इनलार्ज एनालिसिस करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नई टेक्निक दी, और जिसका नाम रखा उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये भी पेसेनिटी का ही है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। और पेसेनिटी ने इस वाले थ्योरी को दिया था 1973 में। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि ये बताते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट रेट। अगर कार्ल मार्क्स थ्योरी का प्रॉफिट रेट देखें तो वो रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वल होता है कार्ल मार्क्स में S/V अपॉन C/V+1। अगर हम रेट ऑफ प्रॉफिट देखें यहाँ पे S/V हमें क्या बताता है, S/V बताता है एक्सप्लॉयटेशन रेट बताता है। एक्सप्लॉयटेशन रेट जो है वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन दिखाता है पेड एंड अनपेड लेबर्स के बीच में। S/V एक्सप्लॉयटेशन रेट है। यहाँ पे C/V क्या है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल, और यहाँ पे C क्या है, ये कांस्टेंट वेरिएबल है। तो ये है कार्ल मार्क्स का। अब हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट अगर हम इससे देखें तो ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, एक्सप्लॉयटेशन रेट से। जितना आदमी एक्सप्लॉइट करेगा उतना ही उसको रेट ऑफ प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। और इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल से। तो हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट रेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। नो, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल से ये निगेटिवली कनेक्टेड है। दूसरा है रेट ऑफ प्रॉफिट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो येस, अभी हमने देखा कि रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ओनली ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें डी में दिया है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें AK मॉडल जो कि हम पीछे पढ़े थे उसका इसमें आ गया है। तो AK मॉडल हमारा करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर A कि पूंजी के हास्यमान प्रतिफल की अनुपस्थिति की एक विशेष महत्व है इसके में। और हमारा पेसेनिटी मॉडल इसमें B, और इसमें सिर्फ केवल 2 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि करेक्टली मैच नहीं है। अगर हम एडम स्मिथ की बात करिए तो एक्सटेंट ऑफ मार्केट की बात करते हैं, तो ये तो ठीक है हमारा। JB से हमारे बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड की बात करते हैं, ये भी करेक्ट है। माल्थस स्टेट ऑफ ओवर पॉपुलेशन की बात करते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात नहीं करते हैं। रिकार्डो बहुत पुराने यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द ट्रायंगल मॉडल। तो ट्रायंगल मॉडल को सबसे पहले दिया था रॉबर्ट गॉर्डन ने। यहाँ सबसे फर्स्ट डेवलप किया था रॉबर्ट गॉर्डन, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के थे। ये ट्रायंगल मॉडल जो है ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो 3 तरह के टाइप ऑफ इन्फ्लेशन दिए थे उसी को रॉबर्ट गार्डन ने ट्रायंगल मॉडल का नाम दिया था। अब ये 3 तरह के टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या हैं, तो पहले हैं एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन,
दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो ये 3 तरह के चीज़ों को जो न्यू कीजियन मॉडल ने डेवलप किया था उसी को रॉबर्ट गॉर्डन ने ट्रायंगल मॉडल का नाम दिया था, और ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन एनालिसिस को इंक्लूड करता है। तो ये दोनों हमारे एकदम ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनाइटेड स्टेट हैज़ अ लार्जेस्ट प्रोपोर्शन शेयर ऑफ द वोटिंग सिस्टम। तो नो, वोटिंग सिस्टम में इनका प्रोपोर्शन शेयर लार्जेस्ट नहीं है। अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें तो इनका शेयर इक्वल भी नहीं है, तो ये दोनों नाइदर 1 नॉर 2 है। अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो सबसे ज़्यादा शेयर है वो है जापान का, उसके बाद है यूएसए का, उसके बाद है चाइना एंड उसके बाद है इंडिया। अब कितने कितने परसेंटेज हैं, तो जापान का है 15.67%, यूएसए है हमारा 15.567%, चाइना है 6.473% और इंडिया है हमारा 5.812%। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों हमारे गलत हैं और ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे ये गलत थे, यहाँ पे केवल यहाँ पे दोनों सही था और यहाँ पे दोनों गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग विल कंस्टिट्यूट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन कंस्टिट्यूट होता है, तो एफडीआई का मतलब होता है कि कोई दूसरे जगह की कंट्री किसी दूसरे कंट्री में जाके अपना कोई कंपनी इस्टेब्लिश करती है, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो बाइंग अ कंपनी इन द टारगेटेड कंपनी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है एक्सपेंडिंग ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस इन द कंट्री। तो ये अपने जो भी कंट्री में इसका बिजनेस है उसको एक्सपेंड करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो ये भी सही है। बाकी इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड स्टॉक ऑफ द कंपनी इन कैपिटल मार्केट, तो ये काम करती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ना कि एफडीआई। तो थर्ड हमारा गलत है और फोर्थ है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द एरिया गिवन बिलो आर द मेनली फंडेड बाय द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इन डेवलपिंग कंट्री। तो कौन से ऐसे एरिया हैं जिसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी फंड करता है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तो वो एरिया है यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो हमारा फंड करता है। ये कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एजुकेशन पे फंड करता है और साथ ही साथ हेल्थ केयर पे फंड करता है। बाकी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट पे फंड नहीं करता है। ये अलग अलग देशों का अपना अलग अलग एक कमिटमेंट होता है, वो अपना खुद ही करते हैं। बाकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इसको फंड नहीं करती हैं। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन होगा जो कि फर्स्ट में दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन था, इसका हमारा फर्स्ट था। When 2 or more country enter into a agreement to eliminate import quota and tariff and promote trade among themselves, कब 2 और 2 से ज़्यादा कंट्री अपने इंपोर्ट कोटा को एलिमिनेट करने का बात करती है और टैरिफ को इंपोर्ट कोटा और टैरिफ को एलिमिनेट करने के बाद वो प्रमोट करना चाहती है ट्रेड को, तो वो होता है फ्री ट्रेड एरिया में। अगर हम कस्टम यूनियन के थ्योरी की बात करें तो उसमें फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट, कस्टम मार्केट, सबके अलग अलग कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट कोटा और टैरिफ तो टैरिफ नहीं होता और साथ ही साथ इसके साथ ही वो अपने कैपिटल का भी फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरह कॉमन मार्केट में भी होता है, ये कैपिटल का फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं और दूसरे कंट्री पे सेम तरह का इंपोर्ट भी लगा सकते हैं। और लेकिन ये जो हमें कंडीशन दिया ये हमें फ्री ट्रेड एरिया में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी ऑफ अ कंट्री। तो कौन सा ट्रू है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के लिए, हमारी कंट्री की करेंसी के लिए कौन सा ट्रू है। तो क्या ये वेटेज एवरेज है वैल्यू ऑफ ट्रेड करेंसी का, तो इफेक्टिव, अगर हम इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये वेटेज है वैल्यू ऑफ ट्रेड करेंसी का, और ये एडजस्ट करता है इन्फ्लेशन रेट और प्राइस रेट को, क्योंकि जितना हमारा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करेगा वैसे वैसे हमारा प्राइस और इन्फ्लेशन भी तो एडजस्ट होगा। तो ये दोनों करेक्ट है। ये इसमें पूछा है कि नॉट एडजस्ट, तो ये गलत है, हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा कि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ सस्टेन्ड फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइस ड्यूरिंग द 2015 विच अमंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब प्राइस
प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ ओपेक कंट्रीज। तो कौन सी बेस्ट डिसाइड करती है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? अगर क्रूड ऑयल की प्राइस फॉल हो गई है तो उसको बोलते हैं डिफेंसिव प्राइस। डिफेंसिव प्राइस ऐसे प्राइस को बोलते हैं जिसमें अ प्राइस वॉर इन विच अ कंपनी कमिट्स टू मैचिंग और बीटिंग अ कंपटीटर्स प्राइस, यानी कि ऐसी प्राइस को वो कमिट करते हैं और मैच करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो अपने कंपटीटर को उस प्राइस पे बीट कर सके, उसको बोलते हैं डिफेंसिव प्राइस। तो अगर फॉल हो रही है हमारा ऑयल प्राइस तो ओपेक कंट्री जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो डिफेंसिव प्राइस का यूज़ करेंगी। नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा ये इसमें करेक्ट था। इसमें हमारा क्या करेक्ट था कि मुक्त व्यापार क्षेत्र। हाँ, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर आर ट्रू फॉर अ ग्रेविटी मॉडल टू एक्सप्लेन ट्रेड। तो ग्रेविटी मॉडल को सबसे पहले दिया है, ये हमें पता होना चाहिए, जैन टिम्बरजुन ने, और ये एक बाईलेटरल एक कॉन्टेक्स्ट से ग्रेविटी मॉडल है, और ये डिस्टेंस जो भी दो ट्रेडिंग नेशन है उसके बीच में डिस्टेंस को देखता है कि अगर हम ट्रेड करते हैं तो ये बहुत मैटर करता है कि ट्रेडिंग कंट्री की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह से हमारा कॉस्ट भी इफेक्टिव होगा। तो उसी के ग्रेविटी मॉडल में डिस्कस किया गया। तो ये बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द थ्री आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द ऑफर कर्व ऑफ द ट्रेडिंग कंट्री हैव कांस्टेंट स्लोप। अगर मान लीजिए हमारे ऑफर कर्व का कांस्टेंट स्लोप हो जाएगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? अगर ऑफर कर्व का स्लोप ही कांस्टेंट हो जाएगा तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे इनडिटर्मिनेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऑफर कर्व हमारा बढ़ रहा है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल होगा और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होगा। और इसी तरह अगर हमारा ऑफर कर्व घट रहा है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड भी घट जाएगा और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट ही हो गया तो ये एकदम इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। तो इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्टली बताता है फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज को? तो फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज की अगर बात करें तो इसमें आता है हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसके साथ साथ गोल्ड होल्डिंग्स जो आरबीआई के पास हैं, और इसके साथ साथ फॉरेन करेंसी असेट्स। ये फॉरेन करेंसी असेट्स आते हैं। अगर हम देखें फॉरेन करेंसी असेट, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, तो ये नहीं आता है हमारे इन फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज में, तो इसीलिए ये गलत हो गया। गोल्ड होल्डिंग एफडीआई भी नहीं आती है, एसडीआर आता है, गोल्ड होल्डिंग आरबीआई और फॉरेन करेंसी ये आता है, लोन नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट मिल रहा है, तो 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमने अभी देखा कि क्या है, ये अनिश्चित हो जाएगी और यहाँ पे 3 हमारा सही था। नेक्स्ट है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड फंक्शन के लिए कौन सा ट्रू है किसी भी इंडिविजुअल के लिए? तो एक्सेस डिमांड फंक्शन हमें बताता है अगर हम कि हमारा ज़्यादा डिमांड हो गया सप्लाई के कंपैरिजन में, यानी कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, उसी को बोलते हैं एक्सेस डिमांड फंक्शन। इसमें होमोजीनियस डिग्री 0 है हर एक प्राइस पे, जो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 है ये तो करेक्ट है, और ये वॉलरस लॉ को ओबे करेगा जो कि जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी से रिलेटेड था, तो ये दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को हम निकालते हैं प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। अगर यहाँ पे देखिए प्राइस तो दिया नहीं है, AR MR में दिया है, तो प्राइस हमारा AR के भी इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू के भी इक्वल होता है, तो हमारा AR माइनस MR अपॉन AR हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अ फर्म विल बी अ ऑप्टिमम साइज व्हेन। फर्म ऑप्टिमम साइज का कब बनेगा? जब उसका एवरेज कॉस्ट कम होगा, यानी कि किसी भी फर्म का जब कॉस्ट ही कम हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट, तो वो उसका साइज बढ़ जाएगा, ऑप्टिमम साइज पे चला जाएगा। तो इस वजह से हमारा एवरेज कॉस्ट कम होना चाहिए, तभी हम ऑप्टिमम साइज पे कोई फर्म जा सकती है, क्योंकि बेसिकली किसी भी फर्म का यही मोटिव होता है कि कैसे वो अपने कॉस्ट को कम कर सके। तो वो अपने एवरेज कॉस्ट को कम करेगी तो वो ऑप्टिमम साइज पे जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा, इसको अभी हमने सॉल्व किया था, जो कि ये था, ये और ये। नेक्स्ट है हमारा द टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इरविंग फिशर ने दिया है,
और वो डिफाइन करते हैं कि ये इस तो हमें इसमें क्या है, ये तो बहुत ही कॉमन था, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एरो डेब्रू मॉडल ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम क्या बताता है। तो एरो डेब्रू मॉडल जनरल ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको डेवलप किया था 3 इकोनॉमिस्ट ने। एक तो हैं केनेथ एरो, दूसरे हैं हमारे गेर्ड डेब्रू, तीसरे हैं हमारे लियोनल डब्ल्यू मैकेंजी, हाँ ये सही है। इन्होंने ये जो मॉडल डेवलप किया था 1950 में किया था। इसमें इन्होंने 3 तरह के इंटरप्रिटेशन, इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन 3 तरह का दिया था। अगर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 3 तरह के इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन दिया था। पहला इंटरप्रिटेशन है इनका, ये 55 का क्वेश्चन का है, 3 तरह का दिया था। पहला इंटरप्रिटेशन है कि कमोडिटी जो है वो डिस्गाइज्ड होगी, कैसे लोकेशन है और कहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। यानी कि कमोडिटी आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द लोकेशन where they are delivered, दूसरा है जिस पे वो डिपेंड करता है, कमोडिटी आर डिस्टिंग्विश by they are delivered, यानी किस तरह से कमोडिटी डिलीवर की जा रही है, स्पेशली यही बताया गया था, और कहाँ डिलीवर की जा रही है। और तीसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई, इसको मैं आगे का मैं इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई के बाद स्टेट ऑफ नेचर where commodity is to be delivered, तो ये 3 तरह के इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन इस मॉडल के दिए गए थे। अगर हम देखें, गुड्स आर आइडेंटिफाइड वेयर दे आर डिलीवर्ड, गुड आर आइडेंटिफाइड व्हेन दे आर डिलीवर्ड। तो येस, वेयर और व्हेन ये दोनों ही इसमें दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन सेल टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज रेज्ड। अगर हमारा सेल टैक्स किसी कमोडिटी का रेज हो जा रहा है और रेवेन्यू जो अर्न हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है सेल का, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से सेल टैक्स बढ़ने के बाद भी हमारा रेवेन्यू जो है उस पर कम हो जाएगा। ये कैसे होगा, हमारा इलास्टिसिटी हाई हो जाएगी, तो इसकी वजह से अगर थोड़ा भी प्राइस बढ़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा ये सेल टैक्स हम किस पे लगाएंगे, इस कमोडिटीज़ पे लगाएंगे। लेकिन उसकी वजह से ये जो रेवेन्यू है ना, ये प्राइस यानी कि ये जो टैक्स रेवेन्यू है और ये मान लीजिए सेल टैक्स है, तो सेल टैक्स इतने पे लगाया फिर भी यहाँ पे रेवेन्यू बहुत कम बढ़ रही है क्योंकि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो गई है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें था इरविंग फिशर, ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है रिस्क अवर्जर है 2 इंडिविजुअल्स और विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व बताना है कि कौन सा रिस्क अवर्जर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 3 तरह के अगर हम रिस्क अवर्जर, रिस्क न्यूट्रल और रिस्क सीकिंग की बात करें तो इनके जो डायग्राम बनते हैं वो बनते हैं इस तरह से। अगर हम पहला बात करें रिस्क अवर्जर इन्वेस्टर, तो यहाँ पे हमारा इधर साइड हमारा एक्सपेक्टेड इनकम और यहाँ पे हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम। अगर हमारा ये इस तरह से होगा, कॉन्वेक्स होगा,
U1 और U2, तो इसको बोलेंगे अगर हमारा यहाँ पे U1 बड़ा है U2 से, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस होगा यहाँ से इस एक्सिस से, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज़्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका ज़्यादा होगा वहाँ वो ज़्यादा बड़ा होगा। फिर आता है रिस्क न्यूट्रल, तो रिस्क न्यूट्रल में ये हमारा ऐसे बनेगा, ये एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि जितना हम एक यूनिट बढ़ाएंगे अपने रिस्क को, उतना हमें एकदम कांस्टेंट ही इनकम मिलेगा। ये V1 U1 U2। और तीसरा है हमारा रिस्क लवर, तो रिस्क लवर में ये जो कॉन्वेक्स था ये कॉनकेव हो जाएगा, तो ये रिस्क लवर का सिचुएशन है। इसमें भी V1 V2 से बड़ा होगा और यहाँ पे एक्सपेक्टेड इनकम है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये 3 तरह के चीज़ें होती हैं और हमें बोला है कि रिस्क अवर्ज बताना है। पहला वाला सिचुएशन, 2 सिचुएशन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम ए का और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम बी का। अगर हम देखें इन दोनों में जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा हाईली रिस्क अवर्ज होगा, मतलब वो नहीं चाहता है अपने चीज़ों को लगाना मार्केट में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इसका सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, तो यही हाईली रिस्क अवर्ज होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑन द इसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसेंशियल कंडीशन क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ क्रूनोट मॉडल, अगर हम क्रूनोट मॉडल के लॉजिकल एक्सटेंशन की बात करें तो उसका नाम है स्टेकलबर्ग। ये दोनों दूसरे से अलग क्यों हैं? क्रूनोट ने जो मॉडल दिया था जिसमें आउटपुट है इंडिपेंडेंट है, वही स्टेकलबर्ग ने भी माना है, लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है, क्रूनोट ने जो डिफरेंस बताया है कि फर्म आर इंटरडिपेंडेंट और म्यूचुअल डिपेंडेंट, ये तो माना है स्टेकलबर्ग ने भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रूनोट जो दोनों फर्म है वो एक साथ अपने प्राइस को बढ़ाएं, मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट को, लेकिन स्टेकलबर्ग के अकॉर्डिंग जो उनका डिसीजन है वो सेम टाइम पे नहीं होगा, वो सेम टाइम पे डिसाइड नहीं कर सकते। कोई एक पहले मैक्सिमाइज करेगा अपने प्रॉफिट को और दूसरा कांस्टेंट रखेगा। तो इस तरह से स्टेकलबर्ग ने क्रूनोट के मॉडल को थोड़ा एक्सटेंड किया और बताया अपना जो मैंने अभी बताया। अभी इसमें हमारा ए, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका ज़्यादा है और इसका कम है, इसकी वजह से ये ज़्यादा रिस्क अवर्ज है। इसका इस तरह से है, अगर मान लीजिए इस तरह से होता ना ग्राफ, तो वो रिस्क लवर का ग्राफ होता, और उसमें भी जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस उतना ज़्यादा वो रिस्क लवर। नेक्स्ट इसमें अभी हमने देखा कि उत्पादन विभिन्नता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हमारे स्टेकलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द रिकमेंडेशन। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिकमेंड करता है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसिंग CACP। कि CACP किस बेसिस पे करता है? तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये रिकमेंड करता है, जैसे कि डिमांड सप्लाई का गैप क्या है, डिमांड सप्लाई गैप। उसके बाद है कि ग्लोबल अवेलेबिलिटी कैसी है। इसके साथ साथ इसमें और चीज़ें हैं कि प्राइस कैसा है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के बीच में टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसा है। इन सब फैक्टर के बेसिस पे वो रिकमेंड करता है MSP को CACP। तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या इम्प्लाइज करता है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि हम एक ही क्रॉप पे अलग अलग चीज़ों का क्रॉप करें, यानी डाइवर्सिफाई तरीके से करें, ऐसे क्रॉप पैटर्न को यूज़ करें जिसमें हम हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर दोनों तरह के क्रॉप को इंक्लूड कर सकें। तो ये हमारा ऑप्शन यहीं पे चेंजिंग द क्रॉप पैटर्न इन द फेवर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। ये क्वेश्चन है एक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट इंक्लूडेड। अगर हम देखें कि कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ये तीनों इंक्लूड है, लेकिन हमें यहाँ पे बोला है ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे होना चाहिए जबकि नन ऑफ द एबव, क्योंकि हमें नॉट पूछा है।
नॉट इंक्लूडेड, बट ये सारे इंक्लूडेड हैं। अब ये कैसे है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका लेके आई हूँ कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में इनिशिएट की गई थी। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो इंश्योर करता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का। इसके साथ साथ इसकी स्कीम है जो इंटरप्रेट करती है 12th और इसके प्लान पीरियड में। स्कीम जो है इंसेंटिवाइज है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का। बेसिकली जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये एग्रीकल्चर और जितने भी अलाइड सेक्टर हैं इनके डेवलपमेंट के लिए बात करती है, और ये एक अम्ब्रेला स्कीम था। इसके अंडर बहुत सारी स्कीम्स इंक्लूडेड हैं। इसके जो जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। बाकी इसमें कौन कौन सी स्कीम इंक्लूडेड है इसके लिए मैंने एक और स्लाइड में लेके आई हूँ। इसकी स्कीम इंक्लूडेड है जैसे कि ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 60,000 पल्सेस विलेजर्स एंड रेक्टिफाइड एरियाज, प्रोमोट ऑफ ऑयल पाम्स, इसी तरह से सारे हैं। बाकी नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट, ये भी एक्सेलरेटेड फ्लड डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद रेंड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल सेफ्रॉन मिशन, ये सारे एक अम्ब्रेला टर्म है हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि 2007 में लाया गया था, और इसके अंडर इतनी सारी स्कीम को इंक्लूड किया गया है। तो इस वजह से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन था वो क्वेश्चन ही गड़बड़ है। तो इस वजह से मैं आपको ये लाई ताकि आपको समझ में आ सके कि क्यों गड़बड़ है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैंने आपको ये समझाया कि ये गलत है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ द एबव होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अगर नॉट नहीं पूछा होता, कौन सा शामिल है पूछा होता, तब ये जाके ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होता। और अभी मैंने बताया ये CACP था और विविधीकरण ज़रूरी है उसके पैटर्न को, अलग अलग पैटर्न का यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो इन इंडिया। अगर हम नॉर्मल बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा है GDP में, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है, फिर भी इसकी प्रोडक्टिविटी लो हो रही है। तो ये तो सही है हमारा। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाई इन इंडिया, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हाई हो रहा है, लेकिन क्या इसकी वजह से ये हमारा लो हो रहा है क्या प्रोडक्टिविटी? तो नहीं, दोनों इंडिविजुअली सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही होगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेंसस कब किया जाता है? तो हर 5 साल पे एग्रीकल्चर सेंसस किया जाता है। द शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अर्बन कंजम्पशन एंड रूरल कंजम्पशन, तो अगर अर्बन कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन की बात करें तो जो टोटल फूड का एक्सपेंडिचर है अर्बन में 56% है और रूरल में 64% है, और ये जो ईयर है 1987-88 में है। जैसे जैसे विथ चेंज 41% एंड 54%, ये बाद में चेंज होने के बाद 41 हो गया और ये 54% हो गया 2009 में और ये 10 में। इसे क्या देखने को मिलता है कि चेंजेस के साथ साथ जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है, यानी कि कहीं ना कहीं इनकम हमारा बढ़ा होगा, इसलिए फूड कंजम्पशन का रूरल और अर्बन में दोनों डिक्रीज देखा गया है पहले के कंपैरिजन में। 1987 और 88 से 2009 और 10 में इन दोनों में डिक्रीमेंट देखा गया है। इसको किस लॉ से हम दिखाते हैं? तो वो लॉ है एंजल लॉ। एंजल लॉ क्या बताता है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से जो फूड एक्सपेंडिचर पे उनका खर्चा है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो इस वजह से एंजल लॉ इसमें ऑपरेट हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन था ये, 5 साल में होता है और ये दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। हमें डिमांड फंक्शन दिया है और कंज्यूमर सरप्लस एक्स की पे दिया है, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें एक्स दिया है, तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 to x, और हम डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और माइनस p इंटू क्यू। तो हमें p दिया है, q दिया है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। p की वैल्यू 15 माइनस 2, क्यू एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये 2 है और माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे p ये 15 माइनस 4, तो p इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 अगर माइनस होगा इसमें से तो b की वैल्यू आ गई 7। अब हम क्या करेंगे? हम डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से लेके 2। ये है हमारा 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और माइनस p इंटू क्यू। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 15x 0 से 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0 से 2, और माइनस x क्यूब अपॉन क्यू, और ये भी हो जाएगा 0 से 2, और माइनस कर देंगे p इंटू क्यू को।
अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 15 में ये 2 की वैल्यू पुट करनी है, 0 का तो 0 हो जाएगा, तो ये 2 पुट कर देंगे इंटू 2 माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हम इस 2 की वैल्यू x में पुट करेंगे तो 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस हम 2 की वैल्यू 2 का क्यूब अपॉन 3 और माइनस p की वैल्यू है 7 और q की वैल्यू है 2, तो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ये 30 हो जाएगा और माइनस 4 माइनस 8 अपॉन 3 और माइनस 14। अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको ये 3 जा ये 90 माइनस 12 माइनस 8 और माइनस 14 3 जा कितना होता है 42। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमें कंज्यूमर सरप्लस क्या मिल जाएगा, ये अगर हम ये 20 हो जाएगा, 20 और 40 कितना हो जाएगा 60 और 62, तो 90 में अगर हम 62 को माइनस करते हैं तो कितना मिल जाता है, इससे ये इधर जाएगा 8 और 8 में से 6 गया 2, 28, तो हमें क्या मिल रहा है 28/3। ये हमारा क्या है कंज्यूमर सरप्लस, हमें मिल गया 28/3। हमारा ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है 28/3, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें CES प्रोडक्शन फंक्शन दिया है और हमें बताना है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है। तो अगर हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन 1 के इक्वल होता है, लेकिन CES प्रोडक्शन फंक्शन में ना तो 0 होता है ना 1 होता है, इसके बीच में होता है। इसीलिए इसका प्रोडक्शन फंक्शन हम 1/1 माइनस क्यू से निकालते हैं। अब 1 माइनस क्यू हमने क्यों रखा, जबकि इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो 1 माइनस 1 प्लस ये होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों दिया हुआ है, तो इसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना ये पॉजिटिव साइन में है। तो अगर हम पॉजिटिव साइन में देखें तो हम ऐसे ही डायरेक्ट रखेंगे 1 माइनस 1 माइनस ये प्लस कैसे हो जाता है, अक्सर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जो ये अपर पार्ट है ये निगेटिव में दिया रहता है, इसीलिए इसका सब्सटीट्यूशन 1 माइनस ये होता है, तो इसकी वजह से ये 1/1 प्लस रो बन जाता है। इस वजह से हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 1/1 माइनस रो। अगर ये माइनस क्यू रहता ना तो हमारा 1/1 प्लस ये सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें हमारा ये सही था और इसमें ये सही था। नेक्स्ट है हमें बताना है, हमें एक कॉन्वेक्स फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमारे टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होंगे। देखिए दो चीज़ें हैं, अगर हमारा फंक्शन ऐसे दिया होता तो इसमें हमारा जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये ग्रेटर देन 0 होता है और हमारा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये लेस देन 0 होता है। लेकिन हमें फंक्शन दिया है ऐसे कॉनकेव, तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये लेस देन 0 हो जाएगा और जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हमें कहाँ ये मिल रहा है सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू एंड एन ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऑप्टिमम सोल्यूशन के लिए हमें ये देखा जाता है कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं और नॉन ज़ीरो जो वैल्यू है वेरिएबल्स के वो एकदम इक्वल होते हैं जितने हमारे कंस्ट्रेंट दिए होते हैं। तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट के इक्वल होता है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो वैल्यूड वेरिएबल्स। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो रहा है जिसमें स्लैक इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है कि हमें फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनल डिमांड f दिया है, कंपैरेटिबल लेवल ऑफ आउटपुट वेक्टर x दिया हुआ है, टर्म्स ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस में हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो अगर हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते हैं तो हम i माइनस ए का इन्वर्स लेते हैं, उसमें वेक्टर फैक्टर डिमांड वेक्टर माइनस होता है जो कि इक्वल होता है हमारे आउटपुट वेक्टर से। तो ये हमारा फॉर्मूला हम इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस में। तो हमारे यहाँ पे थर्ड दिया है तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। हमें बताना है कि y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन दोनों के बीच का बताना है। तो अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं तो हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट निकालते हैं जो कि r² होता है, ये इसका
इसका आर स्क्वायर होता है, तो अगर ये स्क्वायर से कटेगा तो ये हट जाएगा। लेकिन अगर हमें सिर्फ आर दिया है 0.8, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 64, 0.64। 0.64 हमें दिखाता है कि पूरे 64% ऑफ वेरिएशन हुआ है y का एक्सप्लेन्ड बाई जो x किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें OLS की बात करें, इसको मैं एक बार इरेज करती हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। यहाँ पे हमारा सेकंड करेक्ट था, यहाँ पे हमारा सेकंड करेक्ट था। अगर हम बात करें OLS अप्लाई हो रहा है सेपरेटली। OLS अगर हमारा सेपरेटली साइमल्टेनियस इक्वेशन पे अप्लाई होता है तो वो बायस्ड भी हो जाता है और इनकंसिस्टेंट भी हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर हमारा OLS साइमल्टेनियस इक्वेशन पे सेपरेटली अगर लगाया जा रहा है तो कैसा रिजल्ट देगा, एक तो बायस्ड होगा और ऊपर से इनकंसिस्टेंट भी होगा। ये याद कर लीजिए आप लोग। इसके साथ साथ ऑटो कोरिलेशन में क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन में कैसा रिजल्ट होता है, हेटेरोस्केडिसिटी में कैसा होता है, हेटेरोस्केडिसिटी और मल्टी कोलिनियरिटी। अगर हम इन तीनों को देखें तो तीनों का पूछा जाता है कि क्या होगा, तो ये अनबायस्ड होता है, कंसिस्टेंट भी होता है, लेकिन ऑटो कोरिलेशन की वजह से हमारा जो इक्वेशन है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। ये याद रखिएगा। इसी तरह हेटेरोस्केडिसिटी अनबायस्ड भी होता है, कंसिस्टेंट भी होता है, बाकी ये इनएफिशिएंट हो जाता है। लेकिन मल्टी कोलिनियरिटी में सब ठीक रहता है, अनबायस्ड भी होता है, कंसिस्टेंट भी होता है और इफिशिएंट भी होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और OLS में क्या होता है, अगर सेपरेटली हो तो ये बायस्ड हो जाता है और इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका हिंदी वर्जन है, एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड हमें सुटेबल किसमें होगा, लीनियर जो डील करेगा। तो जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड हमारा सुटेबल होता है, ये हेटेरोस्केडिसिटी में सुटेबल नहीं होता है, बाकी सब में सुटेबल होता है। तो ये हेटेरोस्केडिसिटी में नहीं होता है। और मेजरमेंट ऑफ सॉरी एक सेकेंड, ये गलत हो गया। हमें पूछा था जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर सुटेबल है एस्टिमेटिंग पैरामीटर का जनरल लीनियर स्क्वायर प्रॉब्लम के। तो हमारा जो जनरलाइज्ड इसके ऑटो कोरिलेशन और हेटेरोस्केडिसिटी में होता है, मैं थोड़ा गड़बड़ उस टाइम, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, लेकिन ये मल्टी कोलिनियरिटी को प्रॉब्लम को नहीं डील करता है और ना ही मेजरमेंट एरर को डील करता है। तो हमारा सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। गोल्ड फील्ड क्वांट टेस्ट ये हेटेरोस्केडिसिटी से रिलेटेड होता है। डर्बिन वॉटसन टेस्ट ये ऑटो कोरिलेशन से रिलेट करता है। फरार ग्लोबर टेस्ट ये रिलेट करता है मल्टी कोलिनियरिटी से। और हमारा वॉल्ड वर्लेंट मेथड ये एरर ऑफ वेरिएबल से डिनोट करता है। तो हमारा जो मैच ऑफ द फॉलोइंग एकदम करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 4 है, हमारा 3rd और इसमें 4th। और हम इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें बताना है कि ऑर्डर कंडीशन, वो भी सेकंड इक्वेशन का ऑर्डर कंडीशन निकालना है। इस इक्वेशन का हमें ऑर्डर कंडीशन निकालना है। तो ऑर्डर कंडीशन निकालने के लिए आपको एक फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। वो फार्मूला है k माइनस m ग्रेटर दैन और इक्वल टू g माइनस 1। अब ये k माइनस k क्या है, तो k बताता है हर एक वेरिएबल को, नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स। m क्या है, जो इक्वेशन में हमें देखना है उसके वेरिएबल्स। और g क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस। ये क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन। m मतलब होता है जिस इक्वेशन में हमें देखना है, सेकेंड इक्वेशन में हमें देखना है, तो वेरिएबल इन पर्टिकुलर इक्वेशन और टोटल नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल। तो हम काउंट कर लेते हैं, हमें सेकेंड इक्वेशन का ही पर्टिकुलर चाहिए। तो k क्या है, टोटल वेरिएबल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं, और ये बचा 6। तो 6 हमारे टोटल वेरिएबल है, उसको हम यहाँ पे रख देंगे।
अब माइनस m क्या है, वेरिएबल हमें देखना है पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो हमें सेकेंड इक्वेशन का पूछा था, तो सिर्फ सेकेंड इक्वेशन में हमारे कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 और ये 4। तो 4 वेरिएबल सेकेंड इक्वेशन में है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ भरेंगे नहीं, हमें नहीं पता कि इक्वल आएगा, ग्रेटर आएगा, लेस आएगा, तो छोड़ देंगे। और g मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन, तो 3 नंबर ऑफ इक्वेशन दिए और -1। अगर हम 6 - 4 करते हैं तो मिलता है 2, और 3 - 1 करते हैं तो भी मिलता है 2। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, और जब दोनों इक्वल आते हैं तो ऐसे इक्वेशन को, ये हमारा ऑर्डर कंडीशन क्या बन जाएगा, जस्ट आइडेंटिफाइड। अगर ये बड़ा होता तो हमारा ऑर्डर कंडीशन क्या बनता, ग्रेटर होता, तो ये बन जाता ओवर आइडेंटिफाइड। और यही अगर लेसर होता ऐसे, तो ये क्या बन जाता हमारा अनआइडेंटिफाइड। तो आई होप आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस समझ में आ गए हो। तो ये जस्ट आइडेंटिफाइड का केस है, और इसका हिंदी वर्जन नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप लोग एकदम आई होप मैंने बहुत ईजिली बताया, तो समझ में आ ही गया होगा। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को